तो चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेक्स क्या होता है। तो फॉरेक्स बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे करेंसीज को सेल या बाई किया जाता है, जहाँ पे फॉरेनर करेंसीज को आपस में जो है ना वो उनका एक्सचेंज किया जाता है, तो उसको फॉरेक्स कहते हैं। तो हम जो करते हैं वो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और ये किसी ने अपना वॉइस जो है वो म्यूट नहीं किया हुआ, प्लीज म्यूट कर लें, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। और इसमें जो है, यार ये कौन छुरियां चला रहा है, एक मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? वो जो पीडीएफ है वो नजर आ रहा है आप लोगों को, जहाँ मैं गया हुआ था? ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी इसकी जानब। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से जो है वो अमेरिका जाते हैं, तो आप यहाँ से रुपीस लेके जाएंगे और उनको कन्वर्ट कराएंगे वहाँ जाके डॉलर में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे डॉलर का रेट है 280 रुपये, तो आप उसको उनको 280 रुपये देंगे और $1 उनसे ले लेंगे। अब आपने $1000 ले लिए 280 रुपये के हिसाब से, तो वो 2,80,000 रुपये आपके बनते हैं। तो आप वहाँ कुछ दिन रहते हैं, जब वापस आते हैं तो रेट का जो है ना वो डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है। उसमें फिर आपके उसी डॉलर का रेट जो है वो 281 हो जाता है, ठीक है। तो जब आप वापस आके $500 रिटर्न करते हैं, तो आपको फिर वो अमाउंट आपकी तो मिलती है, मगर आपको हर डॉलर पे $1 का प्रॉफिट भी मिल जाता है। ये है फिजिकली नीड, फिजिकली तरतीब, कि फिजिकली हम करेंसीज को जब एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो ये चीज़ होती है। इसी तरह जब मार्केट में हम बाइंग या सेलिंग करते हैं, सेलिंग या बाइंग की पोजीशन लगाते हैं, तो वहाँ पे भी सेम यही फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है कि किसी एक मुल्क की करेंसी को हम सेल कर रहे होते हैं और किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को हम बाई कर रहे होते हैं। तो सेल और बाई की जो करेंसीज के जो पेयर हैं, उनको हम इस तरह लेते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई है। तो फिर मैं देखूं कि कोई और, ठीक है कोई नहीं है यार, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो माजरत के साथ फिर इंटरप्शन होती है अब, ठीक है। तो जब भी हम पेयर्स को अगर देखा जाए, तो जैसे ये एक पेयर है यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। मैं एनोटेटर की मदद से आपको शो भी करा देता हूँ। अब ये यूएसडी जेपीवाई आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जब ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें कौन सी वो करेंसी है जिसको हम बाई कर रहे हैं और कौन सी करेंसी है जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो इन करेंसीज में जो यूएसडी है इसको हम बेस करेंसी कहते हैं, और जेपीवाई को हम कोड करेंसी कहते हैं। बेसिकली यहाँ हम डॉलर बेच रहे हैं और जापानीज येन को खरीद रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, जापानीज येन को हम खरीद रहे होते हैं, ठीक है। और जब मार्केट डिपेंड इस चीज़ पे करता है, मुल्क की जो किसी भी कंट्री की इकानमी होती है जो, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी या लूज होगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि पाकिस्तान की करेंसी रुपी है। तो रुपए को मजबूत तब होना होता है जब हमारी बरामदात बहुत ज़्यादा हों, हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ से चीज़ें बनवा रही हो और ये सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट कर रही हो। जैसा चाइना से हम लोग मंगाते हैं, अब आपने देखा होगा कि चाइना की बड़ी सारी चीज़ें हम लोग जो है ना वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो चाइना वहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ों को, अब फिर उनकी इकानमी में हमारा हम जो पैसे देते हैं तो वो उनकी इकानमी ग्रो करती है। तो उसकी वजह से जब इकानमी ग्रो करती है तो उनकी जो करेंसी है उसका रेट बढ़ जाता है। ये एक बेसिक सा फार्मूला है, आप सबको पता ही होगा। और ये भी सेल डिमांड की ब्याह पे होता है। अगर तो डिमांड उस करेंसी की बढ़ती रहे और सप्लाई ना हो तो फिर वो उसका रेट बढ़ता है। ये सप्लाई डिमांड भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मईशत का दारोमदार भी इन्हीं चीज़ों पे होता है। तो हम अपने इसकी जानिब आ जाते हैं कि बेस करेंसी और कोड करेंसी में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर को सेल कर रहे होते हैं और जापानीज येन को बाई कर रहे होते हैं। वहाँ पे फिर जो डिफरेंस होता है ना करेंसीज का, अब दो मुल्कों की इकानमी, हम दो मुल्कों की जो है ना वो, अब डॉलर हमने ले लिया पहले, अब फिर उसके बाद हम जापानीज येन को बाई कर रहे हैं। तो वो मार्केट का मूव जब आएगा, आप देखते हैं अगर जापानीज येन जो है वो ऊपर जा रहा है और डॉलर वीक हो रहा है, आपने बाई की ट्रेड लगाई हुई है, तो आपको वहाँ प्रॉफिट शो होता है।
इसी तरह अगर वो नीचे आता है तो आपको लॉस शो होता है। जब आप फिर रिटर्न सेल करते हैं डॉलर को, तो उसकी मिकदार जो है वो जापानीज येन के हवाले से कम या ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो प्रॉफिट या लॉस आपको वहाँ बताया जाता है। अच्छा, ये जो बात मैंने आपको बताई है, यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें। अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आई तो वो फिर मुझे जो है ना वो बता सकता है कि जी हैंड रेज कर ले अपना कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा दूसरा सेशन आता है या दूसरा सेटअप जो बनता है वो होता है ब्रोकर को चूज करने का। ये एक पहली छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसमें ये होता है कि ब्रोकर जो है वो सारे दुनिया के ब्रोकर जो हैं वो एक ऐप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपस में, जिस ऐप को मेटा ट्रेडर कहते हैं। फिर उसकी जो पहली ऐप थी उसको मेटा ट्रेडर 4 या MT4 कहते हैं, और जो उसका एडवांस फॉर्म उन्होंने हमें दी उसको MT5 कहते हैं। MT4 आप लोगों ने अगर यूज़ किया है तो ठीक है, नहीं किया तो उसमें यह होता है कि आप जब भी कोई ऑर्डर लगाते हैं, आप फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड्स आपने लगाई हुई हैं, तो उनको जब कट करने लगेंगे तो वो विद इन सेकेंड आप सारी ट्रेड्स को इकट्ठे कट नहीं कर सकते, मैनुअल एक को जाके आप कट करेंगे। इसी तरह फिर MT5 वाली में उन्होंने कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए कि आप सारी ट्रेड्स को एक साथ कट भी कर सकते हैं। आप उनमें बाइंग पोजीशन वाली ट्रेड्स जो हैं आपकी जो प्रॉफिट वाली हैं उनको भी मतलब उन्होंने फिर उनको उस चीज़ को फैला दिया कि अगर आपकी 30 ट्रेड्स लगी हुई हैं उनमें 10 बाइंग पोजीशन लगी हुई हैं तो आप सबको एक साथ क्लोज कर सकते हैं। 5 ऐसी हैं जो प्रॉफिट में जा रही हैं, आप उनको एक साथ क्लोज कर सकते हैं। 2 ट्रेड ऐसी हैं जो यूरो USD के हैं, आप उनको अलग से क्लोज कर सकते हैं विद इन बटन। मतलब 30 ट्रेड्स में से जाके वो सारी चीज़ें आपको फिर देखनी नहीं पड़े मेरी ट्रेड कौन सी कहाँ है। तो इन्होंने इसको ऑटोमेट कर दिया है। तो इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसको MT5 कहते हैं हम लोग। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ गई? बेहतरीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो होता है वो मामला आता है ब्रोकर का। अब काफ़ी सारे लोगों के कल भी सवाल थे कि जी ब्रोकर हम कैसे चूज़ करें, किस तरह चूज़ करें। तो ब्रोकर को चूज़ करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि मोस्टली हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो हम ऐसा ब्रोकर देखेंगे जो हमारी स्कैल्पिंग के हिसाब से हमारे साथ ठीक चले। ठीक है, तो उसमें ब्रोकर आपने वो चूज़ करना है जो मार्केट एग्जीक्यूशन पे काम करता हो, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे काम ना करता हो। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन आप लोग समझते हैं कि यार इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो तो वो ज़्यादा ठीक है, हालांकि आपने मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ काम करना होता है। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन जो होती है वो ब्रोकर आपकी जो ट्रेड है वो उनको खुद मैनिपुलेट, जैसे आपने क्लिक किया तो वो उसने अपने पास रख ली, A बुक B बुक या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो उसको अपने पास रख लेता है। समटाइम फिर जब आप मेजर प्रॉफिट करते हैं तो वो आपके अकाउंट्स को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि जी आपका ये तो ये ठीक नहीं है, तो कोई इशू बना के आपके वो पैसे खा जाते हैं, आपके साथ ये ड्रामेबाजी करते हैं मोस्टली। जो हालांकि जो हकीकत में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जो ट्रेड लेते हैं उसको आगे दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, या तो उनके पास जानी चाहिए आपकी ट्रेड, या फिर मार्केट ट्रेडर के पास जानी चाहिए। मार्केट में जो उस वक्त लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, अब जैसा मैं बाई करना चाह रहा हूँ तो आप सेल कर रहे हैं, तो वो आपस में मैच हो जाती हैं चीज़ें। हमेशा ट्रेडिंग में जब आप कोई चीज कोई एसेट बाई कर रहे होते हैं तो वो आप तब बाई कर पाते हैं जब दूसरी तरफ कोई सेल कर रहा होता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो ट्रेड ले रहे होते हैं एट द सेम टाइम। 1 मिनट की जो बात मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, तो 1 मिनट के अंदर जो ट्रेड्स ले रहे होते हैं 1 मिनट में, अब अगर 1 लाख बंदे काम कर रहे हैं तो उस 1 मिनट को हर बंदा अपने नजरिए से देख रहा होता है। वहां पे कोई सेल कर रहा होता है, कोई बाई कर रहा होता है, कोई होल्डिंग कर रहा होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं वहां पे। तो हमने ब्रोकर जो देखना है वो इस तरह देखना है कि उसमें मार्केट एग्जीक्यूशन हो, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ना हो, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ काम कर रहा हो, रजिस्टर हो, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है वो उनको एक लिमिट तक जो है वो लेवरेज प्रोवाइड करते हैं कि इस लिमिट तक जो है आप लेवरेज दे सकते हैं। अदरवाइज फिर ब्रोकर ये भी आपके साथ टक्कर करते हैं कि आपको कहते हैं कि जी आपको लेवरेज अनलिमिटेड देंगे। लेवरेज जो होती है वो बेसिकली एक कारोबारी उधार होता है, वो मैं आगे इसी सेशन में आपको बताऊंगा, उस पर चलें फिर फर्दर बात करते हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन में आपको रिकॉर्ड्स का मसला नहीं होगा, फास्ट ट्रेड आपकी एग्जिट और एंट्रीज होंगी, और आपको उसमें फिर नुकसान नहीं होगा उस तरह जिस तरह ब्रोकर अपने पास स्लीपेज लगा लेते हैं या इशू करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप
ट्रेड लगा के उसको क्लोज करना चाह रहे होते हैं तो वो क्लोज नहीं होती। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि आपने उनसे जो है वो लेवरेज ली हुई है जनाबे वाला अनलिमिटेड, और जब आप ट्रेड लगाना चाह रहे होते हैं तो वो लेवरेज आपकी 500 पे कर देते हैं, 100 पे कर देते हैं, आपकी ट्रेड ही नहीं लगती। हालांकि उस वक्त आपको लगाने की सख्त ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने जो ब्रोकर चूज़ करना है उसके लिए आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है। मैं आपको यहाँ शो भी कराता हूँ। वहाँ पे जाके देख लेना है कि यार मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ वो ब्रोकर कैसा है, किन किन ममालिक से रजिस्टर्ड है, और कैसा काम कर रहा है वो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब ये देखें, ये फॉरेक्स फैक्ट्री खोलेंगे हम लोग, तो मेरा तो कैलेंडर ओपन था, चलें इसको हम हटा के अगर खोलते हैं तो यहाँ पे ये लास्ट वाला इधर आपको नज़र आ रहा है ब्रोकर। इधर आप ब्रोकर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो ब्रोकर हैं वो शो होंगे, और उनका उनके साथ उनकी लिक्विडिटी, उनका लेवरेज मार्जिन जो है सॉरी वो आपको शो कराएंगे। उनके डिपॉजिट विड्रॉल मेथड और वो सारी चीज़ें भी आपको शो हो रही होंगी। मैं यहाँ एनोटेटर की मदद से आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ भी आ जाए। जो लोग नए हैं इन चीज़ों पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस तरीका है बता रहा हूँ कि चेक कैसे करना है। अब ये एक वांडा का ब्रोकर है, इसमें आप लाइव और डेमो ट्रेड्स कर सकते हैं। 1996 से ये फाउंडेड है। ये 1996 में जो है वो बना था, इन्होंने ये कंपनी बनाई थी, और इनका हेडक्वार्टर जो है वो पोलैंड में है। मैक्सिमम लेवरेज जो है इनकी 1:30 है। ठीक है जी, MT5 पे काम करता है ये। और डिपॉजिट और विड्रॉल के जो ऑप्शंस हैं वो ये बैंक वायर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये चीज़ें ये एक्सेप्ट करता है। एफ पी मार्केट है, गो मार्केट है, डी राइव है। इस तरह से मैं आपको और भी आगे जो है वो ब्रोकर्स दिखाता हूँ। आप ये देखें आगे एक ओक्टा भी है, ये 2018 में जो है ना इन्होंने इनकी कंपनी बनी, सेट्रेस का है ये। अच्छा, इसके साथ इनकी रजिस्ट्रेशन भी होती है कि किस किस मुल्क से जो है ना वो रजिस्टर्ड हैं, वो भी आपने चेक करनी होती है। इनके जो है ना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो हो रही होंगी, तो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। और वो रजिस्टर होने का मतलब भी एक और चीज़ है कि ये ख़ास चीज़ का क्या आप देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये अगर हम इस पे आ जाएं, सॉरी कुछ और ही खुल गया, तो एक सेकंड दीजिए, मैं ज़रा फिर वो आपको वाजे करना चीज़ें ना ज़रा इजी रहता है। ये एग्जाम है, जैसे आपको पहले जो लिक्विडिटी दिखाया, उस लेवरेज जो दिखाया था वो लेवरेज थी उसकी 1:30 थी। अब ये देखें, ये 1,000 तक की लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है वेंटेज। ये आपको 1,000 तक की प्रोवाइड कर रहा है, ये 500 तक की प्रोवाइड कर रहा है, इससे ऊपर ये नहीं दे सकता। और ये आपको 2,000 तक की लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखना होता है। और डिपॉजिट और विड्रॉल के मेथड्स में 18 मेथड्स ये आपको जो है ना वो कर रहा है कि जी 18 मेथड्स हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ आपके साथ। आपने इधर देखना है कि सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। आप वैसे मुझसे मशवरा लेके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें फिर आपकी हम वो चूज़ करेंगे जिसमें आपके स्प्रेड वगैरह ना हो। ब्रोकर बेसिकली स्प्रेड काटते हैं, चार्ज करते हैं आपसे, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। तो हम वो देखते होते हैं जहाँ पे स्प्रेड वगैरह कम हो, और स्प्रेड का या इस तरह की चीज़ों का आपको इशू ना बने। अब स्प्रेड की मिसाल भी ऐसे है कि अगर कोई ब्रोकर आपसे 2 स्प्रेड चार्ज कर रहा है, 2 पिप्स चार्ज कर रहा है जी। मैसेज आपके देख लेता हूँ जी, स्क्रीन शो हो रही नहीं हो रही यार, ये बात आप लोग बता नहीं सकते। अच्छा अच्छा, किसी को भी नहीं शो हो रही? ओ अल्लाह के बंदे, ओए होए होए। अच्छा सॉरी 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 जी, वो मैंने बस मेरी मिस्टेक है, मैंने स्क्रीन शेयर इंटायर नहीं की हुई। मैं भी इंटायर कर देता हूँ कि आप लोगों को फिर सारी स्क्रीन जो है मेरी शो हो। सॉरी, ये आप लोगों को फिर इशू हो गया, तो माजरत के साथ मैं दोबारा आपको शो करा देता हूँ। तो ये है फॉरेक्स फैक्ट्री, ये वांडा का ब्रोकर है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से आपकी समझ में आए, आप लोगों को कोई इशू ना हो। ठीक है जी। अच्छा, ये वांडा का ब्रोकर है, ओपन डेमो लाइव ये सारा आपको ट्रेड कराते हैं, वो बताता है। और 1996 से ये रजिस्टर्ड है, पोलैंड में इनका हेड ऑफिस है। और मैक्सिमम लेवरेज ये 1:30 देता है। MT5 पे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल इसके वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस मेथड को सपोर्ट करता होता है। ठीक है जी। इसी तरह और भी हैं ये, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकर हैं।
IC मार्केट है, ओक्टा है, पेपरस्टोन है, FX प्रो है, इजी मार्केट्स है। अब ये यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ब्रोकर्स को जो मैक्स लेवरेज दी जाती है वो ये होती है, यहाँ उनकी जो लेवरेज है वो मेंशन है कि इतनी लेवरेज आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 1:500, 1:300, 1:500, 1:1000। तो इससे ज़्यादा ये फिर इनको नहीं देनी चाहिए। अगर कोई यहाँ लिखी लेवरेज से ज़्यादा आपको अकाउंट में ऑफर करता है तो वो आपके साथ चिंदी चोरी कर सकता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कंसेप्ट ये हमारा क्लियर था वैसे। तो ये अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे एक रिएक्शन करके बता दें। सोना चांद है या सोना चांदी है या सोना चांद है, तो आप प्लीज़ अपना हैंड डाउन कर लें, अभी हम बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आपको मेरी स्क्रीन भी शो हो रही है ना, ये इसकी दूसरी जो मैंने अभी वो PDF वाली कराई है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम अपनी तरफ आ जाते हैं कि अकाउंट जो है ना वो हमने कौन से चूज़ करने होते हैं। अकाउंट की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो बेहतर है कि जब भी आप अकाउंट चूज़ करें तो ECN अकाउंट चूज़ करें। अब फिर काफ़ी सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो ECN अकाउंट जो है प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो नहीं करते। ठीक है, उसमें ये होता है कि ECN में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क NDD जिसको कहते हैं काम कर रहा होता है। NDD कहते हैं नो डीलिंग डेस्क को, कि आपकी जो ट्रेड्स होती हैं डायरेक्ट वो ब्रोकर के पास नहीं जाती, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाती हैं या फिर मार्केट ट्रेडर के पास जाती हैं और वहाँ से डायरेक्ट एग्जीक्यूट होती हैं। उसमें स्प्रेड भी टाइट होता है और एग्जीक्यूशन भी मार्केट के लेवल के हिसाब से होती है। जब थर्ड पार्टी आपके मिडिल में नहीं होगी, जब आपके दरमियान कोई ब्रोकर फिर काम नहीं उस वक्त नहीं करेगा ब्रोकर का, तो फिर उससे काम हट गया ना। वो जस्ट जो स्प्रेड चार्ज कर रहा है बस वो चार्ज कर रहा है उस अकाउंट के हवाले से। तो उसमें ये है कि वो आपके साथ कोई दूसरी चक्करबाजी नहीं करेगा। खासकर ब्रोकर चूज करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। ऐसे मैंने देखा है XNS और भी काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता मजीद। वो इतने अच्छे ब्रोकर नहीं हैं जितने आप लोग उसमें उनमें चले जाते हैं। वो स्लिपेज करते हैं, आपको परेशान करते हैं, और जब आपने ट्रेड्स लेनी होती हैं तो उसमें स्लिपें लगा देते हैं। आपने अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने कोई ट्रेड लेनी है जी, कोई एक रेट जो है उस वक्त चल रहा है, एक प्राइस चल रही है, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। यह प्राइस चल रही है गोल्ड की 4403.01 पे, और आपने इस प्राइस पे अगर ट्रेड प्लेस की और आपकी ट्रेड बाई की थी, तो वो जाके ये 0.5 पे प्लेस हो जाए तो आपको कितनी लॉस हुआ। उसका स्प्रेड तो वो चार्ज कर रहा है, यहाँ पे 4 पिप्स जो है ना वो एक तरह से मजीद उसने चार्ज कर लिए है। मोस्टली ऐसा होता है, हाफ पिप, 1 पिप, 1.5 पिप का फ़र्क डाल देते हैं ब्रोकर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, आपको पता भी नहीं चलने देते। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। लेवरेज क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, लेवरेज ये होती है कि अब गोल्ड की या किसी भी चीज़ की एक प्राइस चल रही है जो करंट प्राइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसकी प्राइस चल रही है $4400। तो ये बेसिकली 100 आउंस की कीमत होती है गोल्ड की। अगर हम इसको ट्रेड करना चाहें विदाउट लेवरेज के, तो इतनी अमाउंट होगी हमारे पास, तो हमारी ये 0.01 की एक ट्रेड प्लेस होगी। ठीक है, मतलब हमें 0.01 की ट्रेड, इसको जो मिनी लॉट कहते हैं, इसको ये लॉट ट्रेड करने के लिए हमें $4400 चाहिए होंगे, जो करंट मार्केट प्राइस होगी वो चाहिए होगी। तो जब आप लेवरेज लेते हैं, लेवरेज का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास $100 थे, आपने लेवरेज ली 1000 की, तो ये ज़रब हो जाएंगे 1000 पे, तो आपके पास ये पैसे बन जाएंगे $1,00,000। अब आप ट्रेड कर रहे हैं तो $1,00,000 को ट्रेड कर रहे हैं, 4400 के हिसाब से $1,00,000 हों आपके पास, तो आप सोचें आप कितनी जो है वो स्टैंडर्ड लॉट्स ओपन कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट भी होता है कि आपकी इक्विटी इतनी ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी इसी हिसाब से होता है। मगर इसका एक लॉस भी होता है कि आपको लॉस भी फिर इसी बड़ी लॉट के हिसाब से होगा। ठीक है जी, तो कोशिश किया करें लेवरेज 1 एंड
1000 से ऊपर ना लिया करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। आप लोगों को यहाँ तक ये बात क्लियर है, समझ आ गई सबको? आ गई है तो कोई रिएक्शन दे दें। बहुत अच्छे, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम क्योंकि मोस्टली गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो मैं आपको गोल्ड के हवाले से ही चीज़ें बताऊंगा। अब ये ब्रोकर वाली है, वो ये लंबा हो जाएगा कि कौन सा ब्रोकर है, कैसे ब्रोकर है, तो वो ईसीएन ब्रोकर, ईटीसी ईटीसी, ये लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करता इतनी ज़्यादा। बस आपने जब भी ब्रोकर चूज़ करना है तो पूछ लेना या आप सर्च कर लेना कि जिसके स्प्रेड और कमीशन वगैरह कम हो, जो ज़्यादा कंपनियों से जो है वो रजिस्टर हो, तो उसको चूज़ करना। ये मोस्टली रजिस्टर होते हैं। और एक चीज़ का आपको अलग ये बात है कि ये जो ब्रोकर होते हैं पाकिस्तान में, इस तरह की कोई वो नहीं है अथॉरिटी जो ब्रोकर्स को रजिस्टर करे, तो ये होते हैं फॉरेन जो है वो कंट्रीज से रजिस्टर्ड। तो उस सूरत में अगर आपके साथ कोई चक्करबाजी हो जाती है तो आप उस कंट्री को जहाँ से ये रजिस्टर्ड होते हैं उधर जाके उनके कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो ये इनके लिए एक बेनिफिट होता है। जो चीज़ इधर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट है क्या करेगी? आपको पता है गवर्नमेंट वैसे कितनी अच्छे से अपना काम करती है टैक्सेस की मद में। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी जब भी किसी ब्रोकर पे काम करें तो एक ग्रुप की सूरत में करें, किसी के साथ अटैच होके करें। अब मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूँ, कल भी मैंने ये शायद बात की थी कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं, अब आपने ट्रेड तो सब ने लेनी ही लेनी है, किसी ना किसी ब्रोकर पे तो लेनी है जाके, ठीक है? तो पता नहीं किसी न किसी के रेफरल से बनाया, किसी ने ऐसे ही बनाया हुआ है। अब एक बंदा कल मेरे पास है, उसने कहा जी मुझे $5000 का मेरा जो है ना वो इशू है, वो कहीं फंसे हुए हैं तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो जब आप किसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर जब आपको इशू होता है तो उनको पता होता है कि यार अगर इनका इशू रिजोल्व नहीं करेंगे, सॉरी, जो मेरा नमाज का जो अजान का अलार्म लगा हुआ है तो वो बज गया, वो पहले बता देता है कि नमाज होने वाली। अच्छा, तो वो जब आप किसी कम्युनिटी में होंगे तो उनको पता है कि यार इनके 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, अगर हम इशू करेंगे तो ये सारे हमें छोड़ सकते हैं, उसका हमें लॉस है। ठीक है जी? तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ काम करें, आप चाहे किसी के साथ भी करें। अच्छी बात ये होगी कि आप एक ग्रुप की सूरत में, एक कम्युनिटी की सूरत में काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ये जो है ब्रोकर रेगुलेटेड होते हैं, FCA है, ASIC है, और CYSEC है, ATC, मतलब इस तरह की जो रेगुलेशन है ये मुख्तलिफ ममालिक की हैं। ये उन ममालिक से रजिस्टर्ड होते हैं, उन कंट्रीज से रजिस्टर्ड होते हैं। तो बाकी मैं बता चुका कि अच्छा, एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी ब्रोकर चूज़ करते हैं तो उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सब ने इस पर ध्यान देना है। डिपॉजिट और विड्रॉल सिस्टम को हमने देखना होता है। मोस्टली क्या करते हैं, आपकी एक ट्रेड लगी हुई है या एक टाइम है, आपका जोन आपने बनाया हुआ है, उस टाइम पे आपने ट्रेड लेनी है। आप लोग क्या करते हैं, उनका बैंक वाला सिस्टम जाके बैंक में पैसे भेज देते हैं, तो वो 3 घंटे या 4 घंटे या सम टाइम इससे भी ज़्यादा डिले आपका डिपॉजिट करते हैं, तो आपकी ट्रेड छूट जाती है। तो आप ट्रेड के लिए क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट और विड्रॉ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करें, बैलेंस का अकाउंट यूज़ करें अपना, ठीक है? या इस तरह के जो डिजिटल वैलेट है, मोस्टली बैलेंस चलता है। बैलेंस का ये फ़ायदा है कि आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। फ़ी कुछ ब्रोकर लेते हैं थोड़ी बहुत, बाकी फ़ौरन ही डिपॉजिट हो जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है। विद इन सेकेंड्स वो आपके अकाउंट में आ जाता है। और किसी ब्रोकर पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप पहले छोटा विड्रॉल लगाइए, अपने जिस अकाउंट से डिपॉजिट किया है उसी में विड्रॉल लेना है एक तो। अब बैलेंस से किया है तो बैलेंस में ही आपने करना है। और दूसरा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी आप जब अकाउंट बनाते हैं ब्रोकर पे तो वहाँ दो तीन चीज़ें पूछते हैं कि जी आप बिगनर हैं तो आपने इंटरमीडिएट नहीं लिखना। उनकी टर्म्स में इंटरमीडिएट का मतलब है कि आप नए हैं, तो वो आपको उस बुक में डाल देते हैं जिधर चूना लगाना होता है। यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो एक रिएक्शन कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। चलें फर्दर आगे चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद
ये मैंने आपको फिर वही चीज़ बताई हुई है कि जी आपने जब चूज़ करना है ब्रोकर तो उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये वही चीज़ है, वो नीचे आ गई, मैंने पहले बता दिया आपको। खैर, तो ये देखें मेथड, ये लोकल और इंटरनेशनल बैंक्स है, 1-3 डेज हैं पेमेंट के लिए, लार्ज डिपॉजिट्स हैं। अच्छा, किसी भी ब्रोकर पे आपने छोटा डिपॉजिट करना है, 100 का, 50 का, इससे बड़ा नहीं करना। पहले देखना है कि वो कितने टाइम में डिपॉजिट आपका आपके अकाउंट में ऐड कर रहा है, ठीक है। और ये भी देखना है कि आपको विड्रॉल कितनी देर में प्रोसेस कर रहा है। कुछ जो है अकाउंट ब्रोकर, वो आप विद इन सेकेंड आपका विड्रॉल प्रोसेस कर देते हैं फर्स्ट टाइम, अगर यूएसडीटी, बीटीसी, इथेरियम या इस तरह के क्रिप्टो करेंसी पे हो। और कुछ जो है वो पहला आपका जो विड्रा है वो डिले करते हैं, उसके बाद जो विड्रा होते हैं विद इन सेकेंड आपको दे देते हैं। ये मेथड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप यूएसडीटी में पेमेंट किया करें और यूएसडीटी में ही पेमेंट लिया करें। ये एक सेफर वे है और इंस्टेंट वे है। अब इसमें एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समटाइम ये होता है, मेरे अकाउंट में $1000 पड़े हैं, मैंने अब 300 डाले थे, 500 डाले थे, 700 डाले थे, या वो 1000 हो गए हैं। तो मेरा ब्रोकर जब मैं वो विड्रा करूंगा ना, सोचूंगा यार मैं अब विड्रा करूं, ये मुझे 2 दिन बाद देगा, तो बेहतर है इधर पड़े रहे, मैं ट्रेड कर लूंगा। तो वो ट्रेड आपकी लॉस में जाएगी और आपने वो प्रॉफिट के साथ साथ अपना अकाउंट भी वॉश करा लेना है। तो बेहतर है आपने एक रूल फॉलो करना है, मैं भी यही फॉलो करता हूँ कि आपको अगर $50 का प्रॉफिट हुआ है कभी, तो वो $50 आपने उसी दिन निकाल लेने अपने अकाउंट से। आपका कैपिटल रहे, अगर आप कैपिटल बढ़ाना चाहते हो तो अगले हफ्ते बढ़ा लीजिएगा, अगले हफ्ते, और हफ्ते के एंड पे $500 पड़ा है तो वो आपने $500 अपनी इक्विटी निकाल लेनी है, ठीक है। ताकि वो आपके वैलेट में पैसे हों, आपको ज़रूरत हो तो काम आ जाए, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो 2-3 दिन, 2 दिन अब वो आपको विड्रॉ नहीं देंगे, फिर परेशानी होती है। उन दिनों में काफ़ी ऐसे ब्रोकर हैं जिन्होंने विड्रॉ बंद भी किए होते हैं। और ये चीज़ मैं लोकल बैंक्स का आपको फिर बता रहा हूँ, ये फिर सुनिएगा, आजकल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं। अब किसी ने क्या किया कि जी 1000 रुपये या 1 लाख रुपए किसी फ्रॉड किया और वो किसी ब्रोकर पे जाके डिपॉजिट कर दिए। अब क्या हुआ कि वो अमाउंट ब्रोकर ने जब विड्रा आपने लिया उसी बैंक से, तो उन्होंने आपको दे दिया, फिर आपने बैंक में लिया तो उन्होंने उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट सेंड कर दी। अब पाकिस्तान में चेन ब्लॉक सिस्टम काम करता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो पेमेंट जितने अकाउंट्स में गई होगी सारे के सारे ब्लॉक होंगे, ठीक है जी। तो वो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, उनके भी ब्लॉक हो जाते हैं, फिर आपको एक लंबी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सेफर वे ये है, आप इस चीज़ को ट्रेड करें और इसी चीज़ के थ्रू आप अपनी पेमेंट्स दें भी सही और लें भी सही। ये इजी, फास्ट और सेफर वे है। अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है तो आप रिएक्शन कर दीजिए। बहुत अच्छे, नेक्स्ट चलते हैं जी आगे इसके। हाँ, ये वो देखे ना कि पब्लिक हॉलीडेज होते हैं तो बैंक में भी वो डिले कर देते हैं और लेट नाइट भी आपको विड्रॉल नहीं देते। अच्छा, कुछ ब्रोकर क्या करते हैं कि न्यूज़ का टाइम हो तो न्यूज़ के टाइम पे उनको पता है कि बंदा खेल लेगा, तो वो उस टाइम में अगर आप डिपॉजिट करें तो 3-3 4-4 घंटे डिले कर देते हैं। तो वो यूएसडीटी वाला मेथड जो है वो सबसे बेहतरीन रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है प्रो टिप है आपके लिए, ये चीज़ भी देखिएगा। एक सेकंड ज़रा, एक किसी ने ज्वाइनिंग की वो की है, मैं ज्वाइन कर लूँ बंदे को। तो ये चीज़ है कि आप जब भी, मैंने आपको क्यों कहा कि छोटी सी जो है ना वो डिपॉजिट और विड्रॉल कर लिया करें, क्योंकि विड्रॉल पे अगर उनके कोई हिडन फीस होगी या डिडक्शन होगी तो वो छोटी अमाउंट पे आपको पता चल जाएगी कि यार ये चार्ज करते हैं इतने, तो आप आइंदा से फिर उस चीज़ को देख के उस हिसाब से डिपॉजिट या विड्रॉल करेंगे, ताकि आपका फिर जो लॉस है वो इस तरह ना हो, आपको उनके चार्जेस का भी आइडिया हो जाए जो वो फी कटौती करते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉट साइज पे। पहले आप मुझे बता दें यहाँ तक जो पिछला मैंने आप सबको बताया है वो आप लोगों की समझ में आ गया है? माशाल्लाह, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप अपने जो है ना वो नोट्स लिखते जाएं या अपने मोबाइल में मैसेज लिख के रख लें। मैं जैसे इस सेशन से हटूंगा तो मैं फिर इसके एंड पे आपसे क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, ठीक है। आपके सवालात कोई आते रहे तो वो लिखते रहिएगा, ठीक है। गुड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जब अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि लॉट साइज क्या होती हैं, पिप्स क्या होती हैं। जैसे हम किसी दूध की दुकान पे जाते हैं दूध लेने, तो हम उसको कहते हैं कि जी 1 लीटर दूध दे दो। अब दूध को मेयरमेंट करने का जो पैमाना है वो लीटर है, तो हम उसको कहते हैं 1 लीटर दूध दे दो भाई। तो इसी तरह
जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो इसमें पिप्स जो है वो काम करती हैं। पिप का मतलब होता है प्राइस इन परसेंटेज, ठीक है, कि उसकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज के अंदर होती है। पिप बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। और आगे अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड करने के लिए, अब मैं जैसे आपको बताया था कि लेवरेज के बगैर अंधेरा है, अगर आप ऐसे एक स्टैंडर्ड लॉट को ट्रेड करना चाहें तो आपको 1 लाख यूनिट चाहिए होंगे। यहाँ पे यूरो यूएसडी का मैंने आपको दिया है, तो आपको 1 लाख यूरो चाहिए होंगे एक लॉट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है जी। लेवरेज के साथ फिर वो इतनी आपको नीड नहीं पड़ती, क्योंकि लेवरेज अगर आपकी 100 के साथ है तो वो फिर आप देखें, फिर वो आपके $100 भी हैं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को भी समटाइम $200 हो, हाँ बल्कि $100 पे भी मोस्टली आप इस कॉन्ट्रैक्ट तक को वो ले सकते हैं, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लॉट तक आप लगा सकते हैं अगर आपको ब्रोकर जो है वो अलाउ करता है, आपका मार्जिन वगैरह देता है तो। 1 मिनट, ठीक है जी। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, स्टैंडर्ड लॉट के बाद फिर मिनी लॉट आती है। मिनी लॉट में स्टैंडर्ड लॉट इसको कहते हैं, और मिनी लॉट इसको 0.10 वाली या 20 या कुछ भी हो सकता है इसको कहते हैं। उसके बाद माइक्रो लॉट आती है जिसको जीरो जीरो के बाद जो है ना, सॉरी, 0.01 कहते हैं, ठीक है जी। ये आपकी मिनी लॉट होती है, सॉरी माइक्रो लॉट होती है। और इसके बाद नैनो लॉट भी आती है, ये भी लगा सकते हैं आप, 0.001 वाली, मगर ये गोल्ड में नहीं होती, ये बाकी करेंसी पेयर्स में होती है, वहां पे आप इसको इसको भी ट्रेड इवन कर सकते हैं। तो अब जब इन चीज़ों को आपने ट्रेड करना है, अब आपको लॉट साइज का तो पता चल गया कि यार लॉट साइज क्या होता है, मगर आपको ये भी पता होना कि जी एक लॉट कितनी ऊपर नीचे जाएगी तो क्या होगा, मेरा कितनी नुकसान होगा, कितनी पिप मूव करेगी तो मेरा कितनी फ़ायदा होगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर यहाँ पे दोबारा इस चीज़ को फिर आपको समझा रहा हूँ, ये अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड लॉट में किसी भी एसेट को जब आप बाई या सेल कर रहे हो तो 1 लाख यूनिट होते हैं उसके। अगर आप यूरो यूएसडी पे ले रहे हैं तो यूरो क्योंकि बेस करेंसी होगा, तो आप 1 लाख यूरो जो है वो उसके इक्वल आपकी बाइंग पावर होगी। और अगर वो एक पिप का मूव उस पर आएगा एक वन स्टैंडर्ड लॉट पे, तो आपको $10 पर पिप जो है वो प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है जी। और अगर इसको फिर इधर ले आए मिनी लॉट में, तो मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स होंगे, 0.01 की लॉट मिनी लॉट होती है, 10,000 यूरो होंगे, और एक पिप मूव पे आपको $1 प्रॉफिट या $1 लॉस हो सकता है। फिर मैक्रो लॉट आती है, इस पे 1,000 यूनिट्स होते हैं, और उस पे आपको 1,000 यूरो के इक्वल जो है वो बाइंग पावर मिलती है, और उस पे आपको जो प्रॉफिट होता है वो एक पिप पे 10 सेंट का होता है, ठीक है जी। अगर यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया तो मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये चीज़ है कि ये मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ, पहले हम इस पे आ जाते हैं। हम क्योंकि गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड का उससे ज़रा डिफरेंट जाविया होता है, ठीक है जी। गोल्ड को देखने का नज़रिया जो है आपका वो कुछ और होता है। गोल्ड में एक स्टैंडर्ड लॉस 100 ऑन्सेस के बराबर होती है, 100 ओज कहते हैं उसको, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी जो है वो मूव होती है, बहुत बड़ी कीमत होती है इसकी। तो इसके लिए आपके पास अगर लेवरेज ना हो तो आप इवन आप 1 ऑन्स को ट्रेड करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है जी। अब उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि 0.01 को ट्रेड करने के लिए अगर गोल्ड की कीमत $4,400 है, $4,400 है, तो आपको ये अमाउंट चाहिए होगी विदाउट लेवरेज इस लॉट साइज को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं मिनी लॉट पे। मिनी लॉट में 10 ऑन्सेज होते हैं, 0.10 या इस तरह की जो होती हैं। उसमें अगर स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप का मूव आए तो वो $100 प्रॉफिट शो करता है या लॉस शो करता है, ये इसने यहाँ पे गलत बताया है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर करके फिर समझा देता हूँ, ये मैं आपको फार्मूला टोटल पढ़ा दूंगा कि ये गोल्ड में चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो वो मैं एक दूसरे स्क्रीनशॉट में आपको फिर सारी चीज़ें
A to Z बता देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं 0.01 पे। तो अगर इसको आपने ट्रेड करना है तो इसको, ये $1 का प्रॉफिट बता रहा है, वहाँ पे अगर 10 पिप का मूव होगा तो फिर जाके $1 का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे उसने बताया कि जी 1 पिप का मूव होगा, तो ये इसने गलत बताया है। अच्छा, अब मैं आपको फिर वो दूसरा स्क्रीनशॉट शो कराता हूँ जिसमें हम ये सारी चीज़ें काउंट करने की जानिब जाते हैं, ठीक है जी। तो ये है जी, ये एक MT5 का जो है वो स्क्रीनशॉट है, वो मेरे ही मोबाइल का है। ये साथ में आपको ये भी समझा देता हूँ। अब जैसे गोल्ड की प्राइस यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि करंट प्राइस जो है, यार खुल जा, एक मिनट जी। करंट प्राइस गोल्ड की जो है वो 4342.02 है, मतलब $4342.02 है, ठीक है। तो अगर हम जब इसमें काउंट करते हैं तो वहाँ पे करेंसी पेयर्स में और गोल्ड के पेयर्स में पिप्स को काउंट करने का फार्मूला ज़रा अलग है। तो क्योंकि हमने इसमें ट्रेड करना है तो हमें इसको ही समझना होगा, फिर आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर ये प्राइस 4342, इस पीछे वाले 02 को छोड़ दें, ये हो जाती है 4341। तो यहाँ पे कितने डॉलर का फ़र्क आया, ये देखें, 42 से 41 हुआ तो $1 का फ़र्क आया। जब प्राइस $1 को मूव करेगी, $1 के मूव पे आप इसको 10 पिप्स काउंट करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ आप में से किसी को भी भूलनी नहीं चाहिए। एक दूसरी एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। अब ये हमारी प्राइस है 4220, ठीक है। अगर 4220 से प्राइस चली जाए 4222 पे, तो ये $2 का फ़र्क आया, $2 की प्राइस मूव हुई, ये आपके 20 पिप्स की मूवमेंट है। क्योंकि जब आप SL वगैरह लगाते हैं तो आपको पिप्स काउंट करने होते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब ये चीज़ अगर समझ आ गई है तो फिर बताएं आगे डेसिमल के बाद वाली पॉइंट, फिर मैं वो आपको समझाता हूँ कि आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो। समझ आ गई है, ज़बरदस्त। गोल्ड में $1 प्राइस के मूव पे उसको हम 10 पिप्स काउंट करेंगे। अब हम दोबारा उस स्क्रीनशॉट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखें तो वो प्राइस तो चलें 4228 है, ये तो मुझे समझ आ गई, एक कोई भी प्राइस है। तो उसके साथ देखते हैं कि साथ में डेसिमल के बाद और भी फिगर्स हैं, जैसा कि ये 4128 है, डेसिमल के बाद एक नुक्ते के बाद 52 भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये 52 क्या होगा, ये होते हैं एक तरह से सेंट्स। जब हम सेंट्स को देखेंगे तो ये 52 का मतलब है 5.2 पिप का मूव यहाँ पे हो चुका है। जैसे ये 5 वाला 90 से, मतलब ये डेसिमल वाली प्राइस जो है वो 100 तक जाएगी, 52 से लेके 99 पे जाएगी, 99 पे जाती है, और जैसे ये 100 होगी तो इधर दूसरी तरफ जो है वो $1 का प्राइस मूव जो है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब पे एक सेकंड, कोई और आया है, दरवाज़ा खटखटा रहा है, समझे, मैं उसको ऐड कर लूँ, हमदान भट्ट, ठीक है। अब ये चीज़ समझने वाली है, आप लोगों को फिर अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका कंफ्यूज होना आपके लिए नुकसान का बायस होगा, ठीक है जी। अब जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, प्राइस है 4372, डेसिमल के बाद 52, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4372। यहाँ पे राइटिंग हाथ से मैं करता हूँ, वो टच वाला स्क्रीन है तो वो अच्छी नहीं हो सकती इतनी एनोटेटर के साथ, तो उस चीज़ को फील ना कीजिएगा, और आपने फोकस रखना है अपने स्टडी पे। 52,
ये वाली जो प्राइस है ये है। अब जैसे ये 52 है, इसी तरह ये प्राइस 4372 के बाद ये 72 हो जाए, तो इसका मतलब 2 पिप का मूव आ गया है। ये 5 52 और ये 72, आप इसको भी ख़त्म कर दें तो ये 7 और ये 5 को मिला लें तो 2 पिप का मूव आप काउंट कर सकते हैं। मतलब ये अमाउंट के बाद जो डेसिमल है, जैसे 01 से शुरू हुआ और 10 पे जाएगा डेसिमल, तो ये 1 पिप काउंट होगा। और यही 99 पे जाएगा, उसके बाद जैसे 100 होगा तो इधर 4220 के बजाय 21 हो जाएगा, और ये आपकी 10 पिप की मूव काउंट हो जाएगी। अगर आप लोगों ने ये बात अच्छे से समझ ली है तो मुझे रिएक्शन दे के बता दें कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। 1 पिप में 10 सेंट होते हैं एग्जैक्टली, आप ये कह सकते हैं। और $1 मूव में 10 पिप्स होते हैं। 1 पिप में 10 सेंट काउंट करेंगे और $1 की, अच्छा डेसिमल की आपको समझ नहीं आई, तो डेसिमल ऐसे है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। आपको मेरा मकसद समझाना है, आप 1000 बार भी नहीं समझेंगे तो मैं 1000 बार आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, डेसिमल ये है मेरे दोस्त, अगर जो ट्रेडिंग करते हैं या जिनको पता है तो वो भी ठीक है, जो नहीं करते तो ये प्राइस है 4342, 4342 और उसके बाद एक नुक्ता है, उस नुक्ते के बाद 02 लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये 02 1 से शुरू हुआ और जैसे ये 10 होगा तो हम समझेंगे कि ये 1 पिप का मूव हो गया है। और जैसे ये 20 होगा, ये नुक्ते के बाद वाला, तो हम समझेंगे 2 पिप का मूव हो गया है। जब ये 100 पे जाएगा तो फिर ये 43 वाला जो है ये 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर नीचे आएगा तो ये 4341 हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब 10 पिप जब इधर डेसिमल में काउंट हो जाएंगे तो $1 यहाँ से ज़्यादा या कम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अब भी नहीं आई तो मुझे बता दें, फिर मैं किसी और इजी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। गुड। जो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर इसको अच्छे से समझेंगे आपको दोबारा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट खोला हुआ था, ये एक स्क्रीन शॉट है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, मैं ये भी आपको वाजे कर देता हूँ अगर आप लोगों का मूड हो तो। ठीक है जी। बल्कि मूड है आपका, आपका मूड होना भी चाहिए। ठीक है जी। अब हम जो काउंटिंग कर रहे थे उस काउंटिंग के हिसाब से ये था कि जब भी प्राइस मूव करेगी, मैंने एक 0.01 की ट्रेड ली। ठीक है। और प्राइस थी 4320.00 पे, यहाँ पे प्राइस थी। मैंने ये लॉट साइज के साथ ट्रेड ओपन कर दी। अब ये चली जाती है जनाबे वाला 4320 के बाद, बल्कि 21 पे चली जाती है। फिर क्लियर कर देता हूँ, समझ ना आए आपको तो अच्छे से समझाता हूँ ये बात। ये आपने साथ के साथ अपने मैथ वाले दिमाग खोल के रखने हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। ये मेरी एंट्री प्राइस थी 4400 और डेसिमल के बाद 2 0 थी। अब मैंने 0.01 की ट्रेड ले ली। ठीक है। और ये प्राइस चली गई 4400 $1 पे, और यहाँ पे 0 0 ही है। तो इस ट्रेड के साथ मुझे $1 का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये बात आप लोग समझ गए हैं? यस और नो में बताइएगा, रिएक्शन दे के बताइएगा। ज़बरदस्त। ये बेसिक चीज़ें हैं, यही आपके समझने की चीज़ें हैं। ये जब आप समझ जाएंगे ना तो मार्केट फिर बड़ी आसान है, फिर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा इंशाल्लाह आप लोग हीरो बन जाएंगे। ठीक है। ज़बरदस्त। चले अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है, ये MT5 का एक स्क्रीनशॉट है।
जिसपे हम ये सारी मार्किंग वगैरह कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज को आपने देखना है, वो ये है कि ये लिखा गया मुझसे, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब ये है जी सेल, मैं ज़रा ये उसको सीधा कर लूँ ताकि आपको नज़र आता रहे, रेड कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है सेल और ये लिखा हुआ है बाई और ये लिखी हुई है पुल आउट साइज जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें कि आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से आपको फिर ये चीज़ें भूले नहीं। यार ये ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये सेल है, ये 0.01 की लार्ज साइज है जो आप ट्रेड करेंगे, ये बाई है। आप देखें तो इनमें 20 सेंट का फर्क आ रहा है। ये 4196 है, ये 4196.20 है। तो यहाँ पे बिड और आस्क का फार्मूला यूज करते हैं ये लोग। बिड और आस्क में जो फर्क होता है वो अप्लाई करते हैं आपकी ट्रेड्स पे और एज अ कमीशन चार्ज करते हैं, उसको स्प्रेड कहते हैं। ये प्राइस है और ये प्राइस है। आपने यहाँ पे बाई किया तो आपकी बाई की ट्रेड इधर ऊपर जाके लगेगी। ये जितने उन्होंने पिप्स कमीशन रखा होगा, आपकी आप हैं इधर ही, मार्केट इधर ही है नीचे ही, आपकी ट्रेड इधर जाके लग जाएगी। और जब आप हैं इधर और इधर ऊपर लग गई तो आपका तो लॉस चल रहा होगा। तो ये स्प्रेड जो चार्ज करते हैं, जैसे आप ट्रेड लेते हैं वो पहले ही चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप बाई की ट्रेड सेल की ट्रेड इस जगह पे लेंगे, आप मार्केट की करंट प्राइस यही है तो आपकी सेल की ट्रेड इधर प्लेस होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो है फिर आपका लॉस चल रहा होगा इतनी सारा, 2 पिप या 2 पिप 3 पिप जो भी उनने रखा है, तो वो आपसे चार्ज कर लेंगे। ये कमीशन होता है ब्रोकर का, जिसको स्प्रेड कहते हैं। अब स्प्रेड की बात आ गई है तो एक ब्रोकर मुझसे 3 स्प्रेड चार्ज कर रहा है, 3 पिप्स चार्ज कर रहा है एज अ स्प्रेड। मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट ली तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड लॉट लेने पे $30 का मुझे ये लॉस शो करा देगा। इसने कितनी पैसे काट लिए मुझसे, इसने डायरेक्टली ही मुझसे जी $30 चार्ज कर लिए। किसी ने बेल बजाई है, मैं फिर देखूं। बेल बजाने का मकसद ये है कि यहाँ लोग मीटिंग में आना चाह रहे होते हैं तो वो मैं उनको बेल बजाना कहता हूँ। ठीक है, कोई नहीं है, बात इंटरप्ट कर देते हैं, मजा खराब कर देते हैं लोग। फिर आ गया यार, क्या बात है आपकी। देखें कौन हो भाई आप, एक मिनट। ठीक है, तो हम वापस आते हैं कि जब इसने मुझसे 3 पिप्स का कमीशन काटा तो मेरी एक लॉट साइज पे मुझे $30 का इसने चार्ज कर लिया डायरेक्ट ही। अब एक दिन में अगर इस पे 1 लाख पिप्स का जो है वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी 1 लाख स्टैंडर्ड लॉट्स ट्रेड कर रहे हैं, तो इसने $30 लाख वो तो ऐसे ही बना लिए। ठीक है, इसके बाद भी ये लोग चक्कर करते हैं। मैं ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ कि क्या करते हैं, आपको बताते 2 पिप्स हैं, जब आप मार्केट में एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो फिर 5 पिप्स कर देते हैं, 6 पिप कर देते हैं, 3 पिप कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि मार्केट इतनी फास्ट मूव कर रही होती है, आपको आइडिया ही नहीं होता। ठीक है, तो आपने बचना है इन चीज़ों से। और एक और चीज़ है, यहाँ पे स्लिपेज कहते हैं उसको। आपने इस प्राइस पे अगर बाई किया तो आपकी वो ट्रेड यहाँ पे बाई नहीं होने देते, आपकी ट्रेड यहाँ जाके वो बाई की लगवाते हैं। मतलब 2 पिप्स अगर स्प्रेड था तो वो उससे भी ऊपर जाके आपकी ट्रेड प्लेस करते हैं, स्लिपेज दे देते हैं। आप ट्रेड काटने लगते हैं तब स्लिपेज दे देते हैं। आप यहाँ पे ट्रेड एक है, ये प्राइस है, तो यहाँ पे आप काट रहे हैं तो आपकी ट्रेड इधर आके काट रही है। ठीक है, तो ये वो चक्कर करते हैं जिससे आपने बचना होता है। और इसी के बिहाफ पे इन सारी चीज़ों को देख के तो
ब्रोकर को आपने चूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इस स्क्रीन शॉट के मुतालिक समझाता हूँ कि ये स्क्रीन शॉट जो है यहाँ पे टाइम शो करा रहा है H4 का। ठीक है, अच्छा पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग, क्योंकि टाइम हो गया 1 घंटा आपका, हम वैसे आधा घंटा सेशन और भी लेंगे, तो ये बताएं कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं तो इनको इसको इधर ही रोकें, आज कल अगली चीज़ें आपको समझाऊं। ये रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको वैसे मिल जाएगा। ज़बरदस्त।